एडनॉक के लाइफ सेविंग रूल क्या है? तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर एडनॉक के जो लाइफ सेविंग रूल है वो टोटल 10 है। तो उसमें सबसे पहला है वर्क ऑथराइजेशन, यानी कि जहां पर भी जरूरत हो वहां पर आपको वैलिड परमिट जो है वो ऑब्टेन करना है। फिर उसके बाद है कन्फाइन स्पेस, यानी कि कन्फाइन स्पेस में एंट्री करने से पहले आपको उसकी ऑथराइजेशन जो है वो ऑब्टेन करनी है। फिर उसके बाद है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल, यानी कि कोई भी ओवर राइडिंग करने से पहले या फिर सेफ्टी कंट्रोल को डिसेबल करने से पहले आपको उसकी ऑथराइजेशन लेना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद है एनर्जी आइसोलेशन, यानी कि काम की शुरुआत करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि वहाँ का जो आइसोलेशन है वो सही है और वहाँ पर जीरो एनर्जी है। फिर उसके बाद है ड्राइविंग, जिसमें आपको सेफ ड्राइविंग के जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद है वर्क एट हाइट, यानी कि जहाँ पर भी वर्क एट हाइट का काम हो रहा है वहाँ पर फॉल होने से बचने के लिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद है लाइन ऑफ फायर, यानी कि खुद को और अपने जो अदर कलीग्स है उनको लाइन ऑफ फायर से दूर रखना है। फिर उसके बाद है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग ऑपरेशन का आपको प्लानिंग करना है और उस एरिया को कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद है टॉक्सिक गैस, यानी कि टॉक्सिक गैस जो इन्वायरमेंट है जहां पर आप काम करने वाले हो तो वहां के जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद है हॉट वर्क, यानी कि फ्लैमेबल और इग्निशन सोर्सेज जो भी है उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पाइपलाइन वर्क एक्टिविटीज जो है वो क्या है? तो उसमें आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइपलाइंस, राइट ऑफ वे इन सैंडी एरिया, स्ट्रिंगिंग, बेंडिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, फिल जॉइंट कोटिंग, एनडीटी टेस्ट, प्री पैडिंग एंड पोस्ट पैडिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, decommissioning एंड डी ऑयलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन्स, रिस्टोरेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि एचएससी प्लान क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है? तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर एचएससी प्लान जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कि जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि जो वर्क है वो किस प्रकार कैरिड आउट करना चाहिए इन अ सेफ मैनर, जिसकी वजह से हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। और एचएससी प्लान के कंटेंट्स है प्रोजेक्ट टाइटल, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ वर्क, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, एचएससी पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रिसोर्सेज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एचएससी कॉम्पिटेंसी, रिस्क इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू एंड एनेक्स्चर्स। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि HSCMS क्या है? तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर HSCMS यानी कि हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि HSC पॉलिसी यानी कि क्या होता है? तो इसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर HSC पॉलिसी यानी कि एक ओवरऑल व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का टूवर्ड्स HSC, और ये जो है ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये एक टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है जिसमें मैनेजमेंट का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HSC इंडक्शन जब आप ब्रीफ करते हो तो उसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं? तो इसका आंसर है HSC पॉलिसी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी कि मॉक ड्रिल प्लान हो, इवैक्यूएशन प्लान हो, इमरजेंसी पॉइंट, फर्स्ट एड फैसिलिटी, एम्बुलेंस, मेडिकल क्लिनिक, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, PTW सिस्टम ऑफ साइट, वेलफेयर फैसिलिटीज, वर्क रिलेटेड प्रोसीजर्स, मैंडेटरी PPE, वर्क रिलेटेड PPE। तो ये जो मिनिमम पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन ऑथराइज पर्सन है गैस टेस्टिंग के लिए? तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर ओनली ऑथराइज गैस टेस्टर जो है वही गैस टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जॉब परफॉर्मर जो होता है वो गैस टेस्ट जो है वो एरिया में कंडक्ट कर सकता है क्या? तो उसके लिए आपको बताना है कि जॉब परफॉर्मर जो है वो गैस टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी चीज़ को और उसकी वजह से वो अपना काम भी चालू कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गैस टेस्ट के वक्त कौन से एटम्स जो है वो शो होते हैं? तो उसमें आपको आंसर देना है कि H2S गैस, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी के लिए कौन सा जो परमिट है वो ऑब्टेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है? तो आपको बताना है कि सर रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया होता है वहाँ पर कोल्ड वर्क परमिट और रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पर सिर्फ रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद है कि एक्सरे का यूज़ होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट और रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी के लिए HSC रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? तो उसका आंसर है कि एक्सपीरियंस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए और उसका साथ ही में उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और वो जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए NRPB से यानी कि नेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बोर्ड से।
फिर उसके बाद है कि वर्क इंस्ट्रक्शन यानी कि मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, इमरजेंसी किट, पर्सनल डोजीमीटर और उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, सर्वे मीटर उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, टीएलडी बैचेस हर एक पर्सन के लिए, सोर्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो है वो अप्रूव होनी चाहिए FANR से यानी कि फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन से। जो सोर्स यूज करने वाले हैं उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस सोर्स की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल लॉग होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बतानी है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए आप कैसे डिसाइड करोगे कि एरिया को बैरिकेड करना है। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर बाय यूजिंग सर्वेयर मीटर, यानी कि एनालॉग और डिजिटल जो सर्वेयर मीटर होता है उसके थ्रू जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए कितना एरिया जो है वो बैरिकेड होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए क्या सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि टीएलडी बैच, पर्सनल डोजीमीटर, कोलीमीटर, सर्वेयर मीटर, इमरजेंसी किट, इमरजेंसी एक्शन प्लान, बीपर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आपको H2S के बारे में कुछ जानकारी देना है। उसमें TLV क्या है, STL क्या है, LEL क्या है, UL क्या है, IDLH क्या है और उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। तो उसके लिए आपको बताना है कि सर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो एक टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, कोरोसिव होती है, फ्लैमेबल है, वो वाटर और ऑयल में सोल्यूबल है, उसका लो कॉन्सेंट्रेशन में जो स्मेल आता है वो रोटन एक की तरह होता है, वो एक इनविजिबल गैस है और वो एयर से हेवियर होती है। तो उसका जो TLV है यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो उसकी वैल्यू आती है वो 8 घंटे के लिए 10 ppm होती है और उसका STL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट जो है वो होता है 15 ppm फॉर 15 मिनट्स। फिर उसका LEL जो है वो है 4.3%, उसका UL जो है वो है 46%, उसका IDLH यानी कि इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ जो है वो है 100 ppm के ऊपर और उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वो होता है 500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर आप कौन से ब्रीथिंग एपरेटस जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आपको बताना है ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग एपरेटस जो इवैक्यूएशन के पर्पस के लिए होता है और वो 15 मिनट तक उसका ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद है स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और कन्फाइंड स्पेस वर्क पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 मिनट्स। और फिर उसके बाद है काबा यानी कि कंटिन्यूअस एयरलाइन ब्रीथिंग एपरेटस। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जैसे ही आपने जो सायरन है वो अगर सुना तो उसके बाद आपका क्या इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा। तो उसके लिए आपको बताना है कि जो भी एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसको सबसे पहले स्टॉप करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट्स है वो अगर पॉसिबल हो सके तो उसको शट ऑफ करना है। फिर उसके बाद जो विंड डायरेक्शन है उसको वॉच करना है और वो असेंबली पॉइंट की तरफ प्रोसीड करना है, वो भी क्रॉस विंड डायरेक्शन में। फिर असेंबली पॉइंट में पहुंचने के बाद वहां पर हेड काउंट करना है और इन्फॉर्म करना है कि एज पर इंसिडेंट जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आपके पास जो पर्सनल गैस मॉनिटर है वो अगर अलार्म देना चालू कर देता है तो उस वक्त आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा। तो उसके लिए आपको बताना है कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको सबसे पहले स्टॉप करना है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट है वो अगर पॉसिबल हो सके तो उसको बंद करना है। फिर उसके बाद है कि जो हमारी ब्रीथिंग है उसको होल्ड करके रखना है और फिर जो हमारे पास ईबा होता है यानी कि इमरजेंसी इसके ब्रीथिंग एपरेटस जो होता है उसको हमें पहनना है। फिर उसके बाद जो है विंड डायरेक्शन को वॉच करते रहना है और हमें सेफ लोकेशन में प्रोसीड करना है, वो भी क्रॉस विंड डायरेक्शन में। फिर उसके बाद अपविंड डायरेक्शन में जाकर नियरेस्ट जो भी असेंबली पॉइंट है वहां पर पहुंचना है। फिर उसके बाद हेड काउंट करनी है और इन्फॉर्म करना है कि जो भी इंसिडेंट प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि H2S को साइट में आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए बताना है कि फिक्स डिटेक्टर्स, पर्सनल मॉनिटर्स, मल्टी गैस डिटेक्टर्स, वायरलेस डिटेक्टर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि TRA के क्या स्टेप्स होते हैं और ये TRA जो है वो कौन प्रिपेयर करता है। तो उसमें आपको बताना है कि सर सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर है जॉब स्टेप्स, फिर है कॉज, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, पोटेंशियल रिस्क, एग्जिस्टिंग बैरियर्स या फिर कंट्रोल्स, रिकमेंडेड कंट्रोल्स, एक्शन बाय, रेसिजुअल रिस्क, आलाप, कंप्लीशन डेट। तो इस प्रकार जो है ये TRA के स्टेप्स होते हैं और TRA जो है वो TRA टीम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि TRA में कितने टाइप की जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई की जाती है। तो उसके लिए आपको बताना है कि सर उसमें पोटेंशियल रिस्क और रेसिजुअल रिस्क होती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो भी एक्टिविटी है उसको आप आलाप में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या कंट्रोल मेजर जो है वो लेंगे।
तो उसके लिए आपको बताना है कि हायर अथॉरिटी से हम क्लोज सुपरविजन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद है कि उस एक्टिविटी के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रिकॉशंस एंड कंट्रोल मेजर्स। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेसिडुअल रिस्क यानी कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको बताना है कि जो भी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के बाद में जो रिस्क बचती है यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिस्क है उसे रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि हाइड्रो टेस्टिंग के क्या प्रिकॉशंस है। तो उसके लिए आपको बताना है कि जितने भी फिटिंग्स है, जॉइंट्स है, फ्लैंजेस है, ब्लाइंड्स है और होजेस है वो जो है वो रेटेड होने चाहिए। फिर उसके बाद है कि जितने भी गेजेस है वो सभी के सभी कैलिब्रेटेड और सर्टिफाइड होना चाहिए। प्रेशर सेफ्टी वॉल को इंस्टॉल करना है टेस्ट लाइन में ताकि टेस्ट प्रेशर को प्रिवेंट कर सके ज़्यादा होने से। वीप अरेस्टर जो है वो सभी जॉइंट्स को प्रोवाइड करना है। जितने भी गेजेस है वो इक्विपमेंट से एक सेफ डिस्टेंस में जो है वो इंस्टॉल करना है और साथ ही में वो जो गेजेस है वो ऑपरेटर को विजिबल होने चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये आपको बतानी है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हियरार्ची ऑफ कंट्रोल्स क्या है। तो उसमें आपको बताना है कि इल्यूमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीई। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए और स्टोर करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर जो भी सिलेंडर्स है उनको शेडेड एरिया में स्टोर करके रखना है। फिर उसके बाद है कि सिलेंडर्स को अपराइट पोजीशन में चेन के साथ या फिर स्ट्रैप के साथ सिक्योर करके रखना है, वो भी प्रॉपर सिलेंडर कार्ट में। फिर उसके बाद है कि सिलेंडर को आपको एटलीस्ट 30 मीटर जो है वो हॉटवर्क लोकेशन से और कंबस्टेबल मटेरियल से आपको दूर स्टोर करके रखना है और वो भी ड्राई और वेंटिलेटेड प्लेस में। फिर उसके बाद है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो एटलीस्ट 20 फीट जो है वो अवे होना चाहिए फ्यूल गैस सिलेंडर से। फिर उसके बाद है कि सिलेंडर के जो भी वॉल्स है वो कंप्लीटली क्लोज होने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है और जो भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस है वो सिक्योर है क्या वो आपको इंश्योर करना है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है सैंड ब्लास्टिंग के बारे में यानी कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग के बारे में। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है एब्रेसिव ब्लास्टिंग में कॉम्प्रेसर और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी एब्रेसिव मटेरियल है वो हाई वेलोसिटी स्टीम में कन्वर्ट हो सके और उसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर सरफेस है उसको क्लीन किया जा सके और साथ ही में उसकी वजह से जो भी बर्स है उसको भी रिमूव कर सके और इसकी वजह से ये सरफेस को प्रिपेयर करता है ताकि उसके ऊपर पेंट हो या फिर अदर टाइप जो भी कोटिंग हो वो कर सके। फिर उसके बाद है कि सैंड ब्लास्टिंग के लिए क्या पीपीई यूज़ करने चाहिए। तो उसके लिए है कि हेयरिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए ऑपरेटर्स को और नियर बाय जो भी वर्कर्स है उनके लिए हेवी ड्यूटी ग्लोव्स या फिर लेदर ग्लोव्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, रेस्पिरेटरी मास्क होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, कवरऑल होना चाहिए और फेशियल होना चाहिए एक्सेट्रा।